हाय दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे मांग का नियम। मांग का नियम क्या बताता है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं। मांग का नियम पढ़ने से पहले हम लोग मांग जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग किसी वस्तु को इच्छा कर लेना, जरूरी पड़ जाना, ये मांग कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के संबंध में मांग एक अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। मांग क्या है? मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है और इसके अंतर्गत 5 तत्वों का होना आवश्यक है। तो उसमें से पहला तत्व है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए। अगर किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम उस वस्तु को प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। और दूसरा है वस्तु के क्रय करने हेतु साधनों की उपलब्धता। अगर किसी वस्तु की मांग करना है तो उस वस्तु को क्रय करने हेतु, क्रय मतलब खरीदने हेतु साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब आपके पास साधन होना चाहिए। साधन मतलब धन, दौलत, पैसा, ये सब रहेगा तभी आप किसी वस्तु को, जो वस्तु आपको आवश्यक है या जिस वस्तु का मांग कर रहे हैं, उस वस्तु को खरीद पाएंगे। ये दूसरा तत्व था। तीसरा तत्व है साधनों को व्यय करने की तत्परता। ठीक है, आपके पास क्रय करने के लिए साधन है, लेकिन आप व्यय करने के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये देखना है। तो आप उस साधन को व्यय करने के लिए तत्पर है तो वो मांग में शामिल हो जाएगा। चौथा तत्व है वस्तु की कीमत। एक निश्चित कीमत होना चाहिए। जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हैं उस वस्तु का बाजार में जाएंगे तो एक निश्चित कीमत निर्धारित किया हुआ रहता है, तो उस वस्तु की कीमत होना चाहिए। और पांचवा तत्व है निश्चित समय होना चाहिए। तो मांग करने के लिए इन 5 तत्वों का होना आवश्यक है। एक बार हम लोग फिर से दोहराते हैं। पहला है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, हम लोग समझ चुके हैं। और दूसरा है वस्तु के क्रय करने हेतु साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए और साधनों को व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। आपके पास साधन है तो आप व्यय करने के लिए विलिंग है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं। चौथा है वस्तु की कीमत, और वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट है निश्चित समय। एक निश्चित समय होना चाहिए मांग के लिए। जहां इन 5 तत्वों की उपलब्धता होती है उसे मांग कहते हैं। अब मांग का नियम हम लोग आते हैं। मांग का नियम किसे कहते हैं? मांग का नियम हमको क्या बताता है? मांग का नियम अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है यह बताता है। मांग का नियम क्या बताता है? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अन्य बातों के समान रहने पे, ये जो अन्य बातों के समान रहने पर, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? अन्य बातों के समान रहने पे सारा सिचुएशन स्थिर हो, जैसे उपभोक्ता के आय में कोई चेंज ना हो, संबंधित वस्तु के कीमत में कोई चेंज ना हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, तो इस तरह सब सामान्य रहेगा। उसी को हम लोग अन्य बातों के समान रहने पर बोलते हैं। और ये सब सामान्य रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। एक गुणात्मक तथ्य, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक। ये दिशा बताता है। अगर कीमत कम होगा तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, और कीमत, किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो उस वस्तु की मांग घटेगा। तो हम लोग आइए इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। हम लोग और आसानी से इसको ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, ताकि हम लोग इस कंसेप्ट को पूरी तरह दिमाग में बैठा लें। और हम लोग जानते हैं कि जो मांग, जो टॉपिक है, मांग अर्थशास्त्र के हर एक शाखाओं में प्रयोग होता है। ये टॉपिक अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जो अर्थशास्त्र है उसकी जितने भी शाखाएं हैं, सभी शाखाएं में जितने भी
इसकी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं में ये टॉपिक का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग को अच्छा से समझना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ के द्वारा, फिगर से इसको देखते हैं हम लोग। ये मेरा एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, धनात्मक चतुर्थांश को लिए, ये एक्स अक्ष को बता रहा है और ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष में मांगी गई मात्रा को बताता है, किसी वस्तु की कितना मात्रा आप मांग कर रहे हैं, और वाई अक्ष में कीमत को बताता है, वस्तु की कीमत को बताता है, वस्तु की कीमत को। यदि ये मेरा डिमांड लाइन है, ये क्या है, डिमांड लाइन, डिमांड मतलब मांग की रेखा है, ये ऋणात्मक ढाल वाली मांग की रेखा होती है। अब क्यों होती है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं मांग के नियम में, किसी वस्तु की कीमत जब ऊंची होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। आइए देखते हैं, अगर किसी वस्तु एक्स का लेते हैं, एक्स वस्तु की कीमत यहाँ है, तो इसकी मांगी गई मात्रा कितना होगा, इसकी मांगी गई मात्रा यहाँ क्यू होगा। अगर प्राइस कीमत पी कीमत पर मांगी गई मात्रा क्यू मात्रा होगा। यदि हम कीमत को कम कर देते हैं, प्राइस पी से हम P1 आ जाता है, P से P1 आ गया, तो मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, फिर यहाँ Q1 हो जाएगा। अब फिर हम प्राइस और कम कर दीजिए, उस एक्स वस्तु का कीमत को और कम कर दीजिए। देखिए हम लोग समझ रहे हैं कि कीमत कम होते जा रहा है, कीमत P से P1 आया, P1 से P2, कीमत कम हुआ, तो क्या हो रहा है, हम लोग मात्रा पहले OQ था, इतना मात्रा डिमांड करता था, OP प्राइस पे OP कीमत पर मात्रा OQ मांग किया, उसके बाद फिर OP1 पे से उसका मात्रा OQ1 डिमांड किया, आप OP2 से मात्रा कितना मांगेगा, OQ2। तो हम लोग देख रहे हैं कि मात्रा बढ़ते जा रहा है, पहले OQ डिमांड किया, उसके बाद OQ1, फिर OQ2, तो क्या हुआ, कीमत घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये एक ऋणात्मक संबंध है ना, एक विपरीत संबंध को बताता है। ये फिगर क्या बताता है, एक विपरीत संबंध को, एक मांग के नियम को बताता है। मांग के नियम क्या बताया, अभी हम लोग देखें कि ऊंची कीमत पे कम मात्रा मांग होता है और कम कीमत पे ज्यादा मात्रा का मांग होता है। अब इसको हम लोग स्लोप देख सकते हैं, इसको स्लोप, डिमांड का स्लोप कैसा होता है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, जिसको पॉजिटिव मतलब धनात्मक चतुर्थांश, चतुर्थांश 4 होता है, यहां हम लेते हैं ये, तो एक चतुर्थांश यहां होती है, एक चतुर्थांश यहां, एक चतुर्थांश यहां और एक चतुर्थांश यहां। तो इधर हम बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5, और इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6, आगे और जाएगी। और इधर आएंगे, पीछे हम लोग आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह होता है। फिर नीचे आते हैं हम लोग, तो नीचे भी -1 -2 -3 -4। तो हम लोग ये नेगेटिव क्वाड्रेंट को नहीं लिए, हम लोग इस पॉजिटिव को लिए, इस पॉजिटिव को, इसीलिए हम लोग यहां पॉजिटिव क्वाड्रेंट को लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग डिमांड करते हैं, किसी वस्तु का डिमांड करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं करते, नकारात्मक मांग नहीं करते हैं, और किसी वस्तु का जो कीमत होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव क्वाड्रेंट को हम लोग इकोनॉमिक्स में कोई भी ग्राफ को दर्शाने के लिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट को लेते हैं। तो हम लोग इसका स्लोप को देखते हैं,
डिमांड का स्लोप क्या होता है, डिमांड का। तो ये हम लोग इधर क्या हो गया, Q हो गया और इधर P हो गया। इधर P है, y अक्ष पर P और x अक्ष पर Q है। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हो गया ये आपका लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, लंब मेरा ये है ओपी, ओपी बटा OQ, OQ। तो अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, यहां पे इसका स्लोप। तो यहां से हम यहां आए, यहां से यहां, तो क्या हो गया, डेल P हुआ। मतलब प्राइस यहां से यहां आया, यहां से यहां, तो प्राइस में चेंज हुआ। डेल्टा क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है, किस रेट पे चेंज हो रहा है। और क्वांटिटी यहां से यहां आ गया तो डेल Q हो गया। अब मेरा स्लोप हुआ डिमांड का स्लोप, स्लोप ऑफ डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या हो गया, डेल P बाय डेल Q। ये मेरा डिमांड का स्लोप हो गया, ढाल हो गया, डिमांड का ढाल हो गया। और ये जो रेखा है, जो डिमांड की रेखा है, एक नेगेटिव है और स्थिर, स्थिर ढाल वाला रेखा है ये। तो हम लोग इस तरह करके टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, डिमांड का जो टॉपिक है, वो अर्थशास्त्र के हर एक शाखाओं में प्रयोग होता है। इसलिए इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। और हर एक चीज को, हर एक बिंदु को, हर एक तत्व को हम लोग बारीकी से समझेंगे और इस तरह हम लोग इस टॉपिक को पूरा करेंगे। और आज का कक्षा यहीं तक, और अगली कक्षा में कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।